फास्टिंग थेरेपी मीन्स उपवास चिकित्सा। जब भी हमको कोई डिसीज़ होती है, जब भी हमको कोई बीमारी होती है, हम तो कोई स्पेसिफिक टाइप का फूड हम लेते हैं, मतलब उस डिसीज़ के लिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मतलब हम खाना खा के भी अपनी चिकित्सा करते हैं और कई बार नहीं खाना खा के भी अपनी चिकित्सा करते हैं। तो जितना ज़रूरी है फूड का इंटेक, उतना ही ज़रूरी है कुछ टाइम के लिए अपने आप से फूड को, मील को दूर रखना। तो फास्टिंग मतलब जो उपवास वर्ड है, जो कि हम काफ़ी टाइम से सुनते चले आ रहे हैं, उस वर्ड का मीनिंग क्या है? ये संस्कृत का एक वर्ड है जिसका मीनिंग है उप मीन्स नियर एंड वास मीन्स टू स्टे, पास में रहना। द संस्कृत वर्ड फॉर द फास्टिंग इज उपवासा मीन्स टू सिट और स्टे नियर द लॉर्ड। मतलब उपवास का मतलब होता है पास में रहना, किसके? ईश्वर के। जितना देर हम कुछ नहीं खाते, इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्सफुली अपनी बॉडी को, अपने सेंस ऑर्गन्स को खाने से दूर रखना, बल्कि मीनिंग है जितना देर हम अपनी इंद्रियों इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखते हैं उपवास के द्वारा। कैसे? हम कितना भी अच्छा फूड रहे, हम फास्टिंग में क्या करते हैं, हमारे सामने हमारा फेवरेट फूड भी रहे तो भी हम कोशिश करते हैं कि हमारा ध्यान, हमारा मन उसकी तरफ, कोई लालच हमारे मन में उसको लेके ना आए। क्या हुआ इसका मतलब? हम अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल किए हुए हो उतनी देर, है ना? तो उतना देर हम ईश्वर के पास हैं। हमारा मन कहाँ है, हमारी इंद्रियां कहाँ लगी हुई हैं? हमारी इंद्रियां, हमारा मन ईश्वर के साथ है। टू कीप द लॉर्ड क्लोज टू योर हार्ट एंड माइंड, भगवान को अपने मन और अपने हृदय के पास रखना उतना देर इज उपवास। और हर चीज़ से अपने आप को रोके रखना, केवल खाने से ही नहीं। हम उपवास में कोशिश करते हैं, मतलब उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स तो आगे डिस्कस करेंगे, बट उपवास के टाइम अब केवल खाना ही नहीं छोड़ते, हम खराब चीज़ों से, गॉसिपिंग से, इन सब चीज़ों से दूर रहना ही उपवास है। हर तरह से अपनी इंद्रियों को वश में रखना। इन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग उपवासा इज वन ऑफ अमंग ऑल द स्पिरिचुअल थेरेपीज एंड वन अमंग ऑल लंघन, एक थेरेपी के रूप में स्वीकार किया गया है उपवास को आयुर्वेदा में। अकॉर्डिंग टू द चरक संहिता, उपवासा इज अ टाइप ऑफ लंघन थेरेपी, ये एक लंघन थेरेपी का टाइप है। फादर ऑफ फास्टिंग। और अब देखिए, इतना प्रीवियस, इतना एंशियंट हिस्ट्री है उपवास की कि चरक संहिता तक में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन मॉडर्न टाइम में जो जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन, वह हैज़ रिटन लॉट्स ऑफ बुक ऑन फास्टिंग, उन्होंने फास्टिंग पे बहुत सारे बुक्स लिखे थे, इसलिए इनको फादर ऑफ फास्टिंग कहा जाता है। हमको हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स मिले हैं जो हमको डिस्कस करने हैं कंपल्सरीली। वो पॉइंट्स हैं: थ्योरी ऑफ फास्टिंग इन एनिमल्स, हिस्ट्री ऑफ फास्टिंग, फिलोसफी ऑफ फास्टिंग, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ फास्टिंग एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फास्टिंग। तो इन सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो पहला है हमारा कंसेप्ट ऑफ फास्टिंग। कंसेप्ट क्या है फास्टिंग का? आयुर्वेदा एडवोकेट्स दैट लंघनम परम औषधम, मतलब लंघन करना, किसी चीज को ब्रेक देना, एक परम औषधि है अपने आप में। कंप्लीट डिसोसिएशन फ्रॉम सिंफुल एक्ट्स, केवल खाने से नहीं, हर सिंफुल मतलब ऐसी नकारात्मक चीज़ों से या निगेटिव चीज़ों से, पाप कर्मों से अपने आप को दूर रखना इज उपवास। अकॉर्डिंग टू वाचस्पतयम, उपवासा इज लैक ऑफ फूड डे एंड नाइट। इसमें जो उपवास का कंसेप्ट है उसमें सुबह और रात दोनों टाइम उपवास का वर्णन मिलता है वाचस्पति मिश्र के अकॉर्डिंग। फास्टिंग कॉज इग्निशन ऑफ डाइजेस्टिव फायर, हमारे क्यों फास्टिंग की जाती है उसका एक कंसेप्ट है कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है, मतलब हम जो खाना खाते हैं उस खाने को पचाने के लिए एक अग्नि होती है हमारे स्टमक में, हमारे स्टमक में एक अग्नि, वो खाने को पचाने का काम करती है। तो जब हम उपवास करते हैं, जब हम खाने को ब्रेक दे देते हैं, तो वो अग्नि और ज़्यादा इग्नाइट हो जाती है, मतलब हमको तेज़ भूख लगने लगती है उपवास करने के बाद में। क्यों? ऐसा क्यों होता है? वो जो अग्नि थी उसको बीच बीच में इस तरीके से एक्टिवेट करना होता है। और जो लोग उपवास नहीं करते या लगातार, कुछ लोगों की आदत होती है लगातार हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, भूख नहीं है फिर भी खाते रहते हैं,
तो उनका डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, बिकॉज उनकी वो अग्नि पूरी तरह से लो हो जाती है, मंद पड़ जाती है। उसको इग्नाइट करने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए हमको बीच बीच में उपवास करना चाहिए, ऐसे कंसेप्ट उपवास का है। अब आई बात प्रोसेस की, कि प्रोसेस क्या है। उसके पहले हम हिस्ट्री तो हमने पढ़ा, ठीक है, प्रोसेस को पढ़ते हैं, देन एनिमल्स में किस तरीके से उपवास का क्या कंसेप्ट है वो पढ़ लेंगे। प्रोसेस क्या है, इन द ह्यूमन बॉडी जब दोषास हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे कि हमारे जो दोष हैं, वात पित्त और कफ, हम सभी को पता है हमारी बॉडी में 3 टाइप के दोष हैं, वात पित्त और कफ। ये तीनों हमेशा हमारी बॉडी में होते हैं, मतलब कफ हमारी बॉडी में है, हम कहेंगे हमको तो कफ नहीं है, बट वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ऐसा ही वात और वैसा ही पित्त। हमको डिसीज क्यों नहीं हो रहा है फिर कफ से रिलेटेड, मतलब हमको रनिंग नोज क्यों नहीं है, हमारी नाक क्यों नहीं बह रही है, जबकि सर्दी में ऐसे होता है, कफ के टाइम पे ऐसे होता है। हमको पित्त से रिलेटेड डिसीज क्यों नहीं है, पित्त तो है बॉडी में, ऐसा ही वात भी है, तो हमारे जॉइंट्स में पेन क्यों नहीं है, जब हमारे बॉडी में वात भी है। बट वो तीनों बैलेंस स्टेट में हमेशा होते हैं। जैसे ही उनके बीच का बैलेंस बिगड़ता है, वैसे हमको डिपेंड करता है अ, कौन सा दोष इंक्रीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमको वो डिसीज होगी। वात इंक्रीज हुआ, हमारे जॉइंट्स में पेन होगा, हमको वात के रोग हो सकते हैं। पित्त हुआ, वॉमिट्स, इंडाइजेशन, इस टाइप की बर्निंग सेंसेशन, खाने के बाद खट्टी डकार या गले में जलन टाइप का, या फिर खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होना, ये सब पित्त की वजह से होता है। और वॉमिट्स हो जाना, खाने के पहले या बाद में वॉमिट का मन करना, सेंसेशन आना, तो पित्त। तीसरा कफ, कफ में भी हमको रनिंग नोज, बहुत ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। क्यों, वो दोष बढ़ जाता है, वो दोष कम हो जाता है, तो इम्बैलेंस की वजह से डिसीज होता है। तो फास्टिंग क्या करता है, इन तीनों त्रिदोषों को बैलेंस में रखने का काम करता है। फास्टिंग, फास्ट, ये जो तीनों दोष हैं, इनमें बैलेंस ना रहना ही आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग सारी बीमारियों की जड़ है, ऐसा आयुर्वेदा कहता है। तो फास्टिंग के द्वारा हम तीनों दोषों को बैलेंस में रख सकते हैं। Fasting without nourishment leads to the improper, important destructive of many metabolic toxins, ignite the digestive fire along with clearance of blockages in the channel। और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में जो एनर्जी के चैनल्स हैं, ऐसा हठ योगा भी कहता है, जो एनर्जी के चैनल्स हमारी बॉडी में, उन चैनल्स में ब्लॉकेजेस आ जाना, मतलब एनर्जी का फ्लो ब्लॉक हो जाना, ये भी बीमारियों का कारण है। उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करने का काम फास्टिंग के द्वारा बहुत अच्छे से किया जाता है, इसलिए भी फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। और ये प्रोसेस है फास्टिंग का, कि इस प्रोसेस के थ्रू फास्टिंग काम करता है। अब आई बात नेचुरोपैथी की। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, वन क्रिएट द रिक्वायर्ड स्पेस इन द बॉडी, which means fasting helps us to maintain आकाश तत्व, it gives the firmness। हमारी बॉडी में जैसे अब नेचुरोपैथी की बात करते हैं, कि नेचुरोपैथी कैसे उपवास को इम्पोर्टेंट मानता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग और आयुर्वेदा के भी अकॉर्डिंग हम सभी को पता है हमारी बॉडी पंच तत्वों से बनी हुई है, है ना। हमारी बॉडी पांचों तत्वों से बनी है, उसमें जो आकाश तत्व है उसको मेंटेन करने का काम फास्टिंग करता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से फास्टिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो आकाश तत्व है वो बैलेंस रहता है, और हमारी बॉडी में स्पेस, आकाश कहाँ कहाँ पे, आकाश को कैसे रिलेट करेंगे बॉडी से, जहाँ पे भी हॉलो स्पेस है, लाइक हमारे माउथ की कैविटी, हमारे माउथ की कैविटी में खाली जगह है, ऐसा ही हमारे स्टमक में, मतलब हमारे पेट में है, पेट के अंदर जो खाली जगह है। तो जहाँ जहाँ पे भी, जैसे हमारा माउथ के बाद हमारी जो आहार नाल है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारी जो डाइजेस्टिव फूड पाइप है, यहाँ पे सब हॉलो स्पेस है, मतलब खाली जगह है, खाली जगह जिसको हम बोलते हैं, वो सारा जहाँ पे भी एयर मिलती है, मतलब कहने का मतलब एयर है। अब ये पोर्शन है, यहाँ पे तो कोई हॉलो जगह नहीं है ना, ये तो पूरा भरा हुआ है, बट यहाँ पे माउथ के अंदर, डाइजेस्टिव पाइप के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, लंग्स में, पेट में, सब जगह खाली जगह है, मतलब एयर है, जहाँ जहाँ पे कैविटी है, उन वहाँ पे कौन सा तत्व है, आकाश तत्व। उस आकाश तत्व को मेंटेन और बैलेंस करने का काम उपवास करता है।
इसलिए उपवास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नेचुरोपैथी भी कहता है। 5 तत्वों में से एक तत्व को वो बैलेंस करता है। अब हमको एक पॉइंट है कि एनिमल्स में, अब हम अपनी बात तो करेंगे, अपने लोगों की बात तो करेंगे कि हम पे कैसे इफेक्ट करता है, पर एनिमल्स में कैसे काम करता है फास्टिंग। तो थ्योरी ऑफ फास्टिंग इन एनिमल्स, देखिए क्वेश्चंस में इस तरीके से पॉइंट वाइज भी आपको पूछ सकते हैं। इन पांचों पॉइंट में से किसी एक पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। फास्टिंग जनरली मीन टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड स्पीकिंग अननेसेसरी थिंग्स। मतलब गॉसिपिंग करना भी अपने आप में फास्टिंग में अलाउड नहीं है। कोई तरह की बेकार की बात है। जनरली हमने देखा हो, जब भी हम उपवास करते हैं तो हम जनरली हम स्पिरिचुअलिटी की वजह से उपवास करते हैं। हम इंडिया में, अपने देश में हम लोगों ने के जो संस्कार हैं उसके अकॉर्डिंग हम किसी भगवान के लिए जनरली उपवास करते हैं। जैसे मंडे हमारा होता है, ट्यूसडे किसी के लिए होता है, वेडनेसडे किसी स्पेसिफिक, थर्सडे, फ्राइडे सभी उनके लिए है। तो हम स्पेसिफिक वो भगवान के लिए उनकी पूजा करते हुए, उनके कीर्तन भजन करते हुए उपवास का दिन काटते हैं, उनको याद करते रहते हैं मीन्स, ठीक है। और उससे हमारी मन, शरीर, आत्मा सबको एक स्टेबिलिटी और एक संतुष्टि की भावना आती है हमारे मन में उपवास से। बट एनिमल्स में क्या रोल है उपवास का, वो पढ़ लेते हैं। फास्टिंग इज बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, स्पिरिट एंड सोशल रिलेशनशिप। देन वाई डू एनिमल्स फास्ट? एनिमल्स क्यों फास्टिंग करते हैं? Because according to some sources, elephant, cats, dogs fast when they are seriously hurt. जो एलिफेंट, कैट और डॉग्स वगैरह कब फास्टिंग करते हैं? जो सीरियसली हर्ट होता है, उनको कोई चोट लगी होती है ना, तो वो बहुत टाइम तक कुछ नहीं खाते। वो चोट लगने का कोई भी कारण हो सकता है। जब वो हर्ट होते हैं सीरियसली, वो कुछ नहीं खाते, उनका मन नहीं करता खाने का। वो इनका एक नेचुरल प्रोसेस है अपने आप को हील करने का। Whereas horses and cows fast when they are sick. इसी तरह से घोड़े और बिल्लियाँ वो क्या करते हैं, जब उनको कोई बीमारी होती है, जब वो बीमार हैं उनको, तब वो उस टाइम तक उतने पीरियड में कुछ नहीं खाते। Spiders and chicks fast as they are infant as an adaptation process. जो spiders होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मकड़ी, स्पाइडर्स एंड इन चिक्स, जो बच्चे होते हैं उसके, जो चीक्स होते हैं वो कब तक नहीं खाते? जब तक उनका ग्रोइंग प्रोसेस जो होता है, मतलब इन्फंट से जब वो एडेप्टेशन प्रोसेस में आ रहे होते हैं, दैट मीन्स वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल रहे होते हैं। वो इन्फंट वाला जो उनका स्टेज होता है, उस प्रोसेस में वो उस टाइम कुछ पीरियड तक कुछ नहीं खाते हैं। पेंगुइन्स और स्वैन्स, स्वैन मतलब हंस जो होता है, एंड सील fast to improve the quality of their sperms and eggs. जो पेंगुइन्स होते हैं ना, दीदी के नाम जो भी है ना, वो सब पानी से जुड़े हुए हैं उन बर्ड्स के, है ना। एनिमल्स और बर्ड्स पानी से जुड़े हुए हैं। ये कब नहीं खाते सील्स वगैरह? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर एग्स एंड, उनके स्पर्म्स और उनके एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उतनी देर वो फास्टिंग करता है, जिससे कि जस्ट रोशनी की आए, जिससे कि क्या हो, उनके एग्स और उनके स्पर्म्स की क्वालिटी इम्प्रूव हो, उनकी आने वाली जो जनरेशन है उसमें वो उसमें काफ़ी क्वालिटी हो, अच्छा हो, उनका बाद का जो एग और स्पर्म है, उनकी आने वाली जनरेशन हेल्दी हो, इसके लिए वो उतना देर फास्टिंग करते हैं। इसके अलावा एवरी एनिमल फॉलोज अ फास्टिंग साइकिल ऑफ विच द पीरियड वेरीज। हर एनिमल अपने हिसाब से अलग अलग टाइम के लिए फास्टिंग करता है। पीरियड वेरी करता है कि कितना पीरियड के लिए वो फास्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्पार्क, अकॉर्डिंग टू स्पार्क देर इज अ टर्म। देखो, अब ये जो फास्टिंग वर्ड था ना, अभी तक हम फास्टिंग वर्ड समझ रहे हैं। फास्टिंग वर्ड में एनिमल्स पे जब बात आती है तो एक टर्म आता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन मतलब क्या? ये फास्टिंग का करने का एक तरीका होता है उनका। लाइक स्पार्क, यहाँ पे जो नाम मेंशन किए गए ये वैज्ञानिकों के नाम है, साइंटिस्ट लोगों के नाम है जिन्होंने इन पे रिसर्च किए हुए हैं। तो स्पार्क इन 1983 उन्होंने बताया देयर इज अ टर्म हाइबरनेशन
विच कैन बी एसोसिएटेड विथ फास्टिंग, जो उसको फास्टिंग के साथ एसोसिएट किया जाता है। हाइबरनेशन का मतलब होता है शीत निद्रा, मतलब एक नींद की अवस्था में पड़े रहना, या किसी भी एनिमल का डोरमेंट स्टेट बोला जा सकता है। डोरमेंट मतलब सोई हुई अवस्था में रहना। तो तब तक वो क्या करते हैं, वो सोई हुई अवस्था में वो पड़े रहते हैं। क्या होता है ड्यूरिंग हाइबरनेशन पीरियड, सम एनिमल्स स्लीप फॉर द मंथ इन द विंटर। वो क्या करते हैं, जब ठंड होती है बहुत ज़्यादा, तो वो घर से खाना ढूंढने के लिए नहीं निकलते। हमको पता है हम क्या काम करते हैं, हम जो भी अपना ऑफिस या जो भी चीज़ें होती है हमको डेली जाना होता है। पूरे मंथ हम काम करते हैं, देन सैलरी मिलती है। अगर हमारा बिजनेस है तो हम उस बिजनेस को पूरा मंथ देखेंगे, पूरा हमको उसकी सारी चीज़ संभालनी होती है। ऐसा नहीं है कि ठंडी में, हम भी ऐसे कर लेते हैं कई टाइम पे कि चलो 10 दिन हमको तबीयत ठीक नहीं है या 10 दिन हमको बाहर जाना है, तो हमने थोड़ा काम सेटअप वगैरह अच्छे से कर लिया और हम चले गए। सेम एनिमल्स भी उस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं चीज़ें। कैसे, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है बाहर, तो वो उतने दिन शीत निद्रा हाइबरनेशन के स्टेट में पड़े हुए होते हैं। इस ये सब का पीरियड अलग अलग होता है। किसी एनिमल्स के लिए वो 1 मंथ, किसी के लिए 1 वीक, या डिपेंड करेगा उनके मतलब उनका किस तरीके का बॉडी टाइप है, उस पर डिपेंड करेगा, बट सभी इसको यूज करते हैं। हाइबरनेशन हाइबरनेशन जो है ना, वो क्या करता है, किस तरीके से फायदा करता है उनको फास्टिंग में। हाइबरनेशन रिड्यूस एनिमल बॉडी टेम्परेचर, उनके बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन करने का काम करता है। जैसे समझ लो, ऐसे समझ लीजिए बाहर बहुत ठंड है, ठीक है। अब ठंड में वो निकलेंगे तो कितना भी बोलिए उनको भी तकलीफ होगी, उनको भी तकलीफ होगी अगर वो ठंड में बाहर निकलता है। तो क्या होगा, और उनको उनकी बॉडी का टेम्परेचर उस ठंडी के अकॉर्डिंग मेंटेन करने का काम करता है जब वो शीत निद्रा की अवस्था में रहता है। दूसरा, उनकी हार्ट बीट को रिड्यूस करने का काम करता है। तीसरा, उनके ऑक्सीजन कंजम्पशन को रिड्यूस करने का काम करता है। उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की उस टाइम ज़रूरत नहीं होती, तो उससे क्या होता है, वो आराम से छोटे छोटे बिलों में, अब एनिमल्स क्या करते हैं, जब भी कहीं छुपे हुए तो छोटे बिल, छोटी केव टाइप की गुफाओं टाइप में ऐसी जगहों में रहते हैं, तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं भी मिल पाती, तो उनका कंजम्पशन ही कम हो जाता है हाइबरनेशन के स्टेज में। तो इस तरीके से हाइबरनेशन में उनकी फास्टिंग में वो मदद करेगा ना। अगर ऑक्सीजन कंजम्पशन एज इट इज़ रहेगा तो उनको बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलेंगे एक्टिविटी करेंगे तो भूख लगेगी, ये सब चीज़ें हैं, तो हाइबरनेशन उनको हेल्प करता है। सम एनिमल फास्ट फॉर द डे और फॉर मंथ, कुछ एनिमल एक दिन का फास्ट रखते हैं और कुछ एनिमल पूरे पूरे मंथ भी भूखे रहते हैं। सम डू एस्टिवेशन, एस्टिवेशन मतलब क्या होता है, ये तो शीत निष्क्रियता की बात हुई हाइबरनेशन। कुछ ग्रीष्म निष्क्रियता का भी काम करते हैं कि गर्मी के दिनों में वो घर में बैठे रहते हैं। गर्मी के दिनों में बिकॉज जो बाहर टेम्परेचर है उसको उनकी बॉडी सहन नहीं कर सकती, बियर नहीं कर सकती, तो क्या होता है वो सारे टाइम अपने घरों में ही अंदर ही बैठे रहते हैं, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता। और स्लीप ड्यूरिंग द समर, मतलब उसको बोला जाएगा पूरे समर भर, पूरी गर्मियों भर वो सोए रहते हैं। दिस इज डन ड्यू टू द रेयरिटी ऑफ फूड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन। ये इससे क्या होता है, उनको खाना ढूंढने की जरूरत नहीं होती। खाना ढूंढना नहीं है मतलब सोए रहना है, सोए रहेंगे, भूख कम लगेगी, वो खाना नहीं खाते, बिना खाए ही पड़े रहते हैं। उनका बॉडी इस टाइप से बना होता है कि उनको उस बीच में भूख नहीं लगती। और इससे क्या होता है, गर्मी में बाहर नहीं निकलने से क्या होता है, उनकी बॉडी डिहाइड्रेशन से बच जाती है। कई बार कुछ एनिमल ऐसी जगहों के होते हैं जहाँ पानी बहुत कम होता है, तो उनको पानी इजीली मिलेगा नहीं, लेकिन वो एक्टिविटी करेंगे, खाना खाएंगे, अपना खाना ढूंढेंगे, तो उनको प्यास भी लगेगी, इसलिए वो ग्रीष्म निष्क्रियता मतलब एस्टिवेशन वाले स्टेज में पड़े रहते हैं। ना ही उनको भूख लगती है, ना उनकी बॉडी का में डिहाइड्रेशन की नौबत आती है। जैसे कि क्रोकोडाइल है, स्नेक्स है, फ्रॉग्स हैं, स्नेल्स हैं, जो घोंगे स्नेल्स देखा है ना आपने, उसके अलावा क्रेब्स हैं, लंग फिशेज हैं, ये सब क्या करते हैं, दे फास्ट फॉर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम रेंजिंग फ्रॉम डे टू 6 years, दे डू फास्टिंग फॉर डिफरेंट रीजन्स। इन सब का रीजन फास्टिंग का अलग अलग होता है, इतने जितने एनिमल्स के नाम हैं, पर फास्टिंग सभी अपने हिसाब से करते हैं। दे कैन बियर हंगर एंड थर्स्ट फॉर मंथ, वो मंथ, पूरे पूरे मंथ के लिए अपनी भूख और प्यास को रोक लेते हैं उस प्रोसेस में।
डिपेंड करेगा कौन से एनिमल को गर्मियों में और कौन से एनिमल को ठंड में फास्टिंग या हाइबरनेशन या एस्टिवेशन करना है, ये उन पर डिपेंड करेगा। हमको उसके लिए उन पर स्टडी करनी पड़ेगी कौन से एनिमल कैसे अपने आप को भूख भूख नहीं लगने देते या खाने से अपने आप को दूर रखते हैं। सम एनिमल्स फास्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ सर्टेन कंडीशन में भी वो फास्ट करते हैं, जैसे कि स्नेक्स फास्ट आफ्टर कंज्यूमिंग प्रेज, मतलब उनका जो शिकार होता है ना, स्नेक का जो शिकार होता है उसको खा लेते हैं। वो खा लेने के बाद वो कई बार आपने देखा होगा अजगर वगैरह ना छोटे छोटे गाय के बछड़ों को, हिरन को ऐसे ही खा जाते हैं, उनकी स्किन के बाहर से दिखता है, वो दिखता है ना, खा लेते हैं वो इतना ज़्यादा कि उनकी बॉडी के बाहर से उनके अंदर जो प्रे है, उनका जो शिकार है, वो अंदर से नज़र आता है। उनकी बॉडी बहुत छोटी होती है ना, छोटी मतलब एक प्रॉपर शेप में होता है। तो जब वो ऐसे ही अपने शिकार जो उनका साइज़ बड़ा होता है, तो वो उनकी बॉडी के बाहर से समझ में आता है कि इन्होंने बहुत किसी बड़े एनिमल को खा लिया है। खा तो लिया, जब खा लेते हैं तो क्या होता है, उनको उसको पचाने को, डाइजेस्ट करने को बहुत लंबा टाइम लगता है। जितना बड़ा शिकार होगा उसको उनको डाइजेस्ट करने को उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर क्या वो आज खाया तो फिर कल से खाने की खोज में निकलेंगे? नहीं निकलते। जब तक वो पुराना वाला खाना उनका पूरा डाइजेस्ट नहीं हो जाता, तब तक के वो उसी हालत में, उसी स्थिति में एक जगह पे पड़े रहते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, और इस बीच में वो कंप्लीट फास्टिंग पे रहते हैं क्योंकि उनको पहले वाले फूड को डाइजेस्ट करना है। स्पेशली व्हेन द प्रेज आर लार्जर देन देयर बॉडीज, उनकी बॉडी से मतलब जो स्नेक्स हैं उनकी बॉडी से भी बड़ा अगर उन्होंने शिकार खा लिया, तो वो उस टाइम पीरियड तक ऐसे ही पड़े रहते हैं उसको पचाने के लिए। मतलब उनकी इंटेस्टाइन तब क्या कर रही होती है, पुराने वाले खाने को पचा रही होती है, डाइजेस्ट कर रही होती है। दिस इज बिकॉज द स्नेक नीड मच टाइम टू डाइजेस्ट द प्रे। दे फास्ट फॉर 2 up to 3 weeks, मतलब 2 से लेकर 3 वीक तक वो कुछ भी नहीं खाते, उस बीच में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये हुआ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए फास्टिंग है। वो गर्मी या ठंडी में फास्ट करेगा स्नेक ऐसा नहीं है, उसको उसका शिकार मिल गया, ज़्यादा मिल गया, तो उन्होंने फास्टिंग कर ली कि अब मुझे 2-3 वीक कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग द फास्टिंग स्नेक्स डू नथिंग एंड हाइड, उस बीच में वो क्या करते हैं, कोई काम नहीं करते, कहीं इधर उधर कोई एक्टिविटीज उनको नहीं करते देखा जाता, और ना ही वो कहीं दिखेंगे, मतलब वो हाइड हो जाते हैं एक तरह से। समटाइम्स दे चेंजेस द स्किन, इसी टाइम पीरियड में हमने स्नेक जो होता है ना उसकी स्किन आपने देखी होगी कई बार, उसकी जो स्नेक स्किन होती है ना उसको हमने कई बार देखा है, वो अपनी स्किन को रिलीज कर देते हैं अपनी बॉडी से। देर इज अपनी स्किन को उनको रिलीज करने का जो टाइम होता है ना वो यही होता है, बिकॉज उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है फास्टिंग से, और वो ज़्यादा खाना खाने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो उनको मदद मिलती है अपनी पुरानी स्किन को रिमूव करने में। द रेज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ फास्टिंग हेल्प देम चेंज देयर स्किन, और जैसे ही पुरानी स्किन रिमूव होती है उनकी बॉडी पे नई स्किन आती है। तो जो उनकी स्किन को छोड़ने का टाइम होता है वो ये वाला टाइम होता है। तो इस तरीके से सारी एनिमल्स में फास्टिंग का टाइम उनके हिसाब से है, लेकिन सारे एनिमल्स हमने एक कॉमन चीज़ देखी कि फास्टिंग लगभग सभी एनिमल्स अपने अपने तरीके से करते हैं। आई थिंक सो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म आया था हाइबरनेशन, को सभी को समझ आया होगा। हैंड रेज कीजिए बस, समझ आया तो हैंड रेज कर दीजिए। हाइबरनेशन उस पर भी क्वेश्चन अलग से बन सकता है। फिर अगर क्वेश्चन आता है तो हमको टर्म उस टाइम नहीं समझ में आता कि हाइबरनेशन कहाँ से दे दिया, तो यहाँ से भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये था एनिमल्स में फास्टिंग प्रोसेस हो गया। हिस्ट्री हुई, हिस्ट्री में हमने आयुर्वेदा और चरक संहिता इन सब के अकॉर्डिंग फास्टिंग क्या है वो सब समझा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, नीड ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग की ज़रूरत क्या है, कब करनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेदा हमारा एक लाइफ साइंस है, हमको पता चल गया है, एक तरीका नहीं है अपने आप को ट्रीटमेंट देना, हमारा लाइफ साइंस है। ट्रीटमेंट तब दिया जाता है जब हम बीमार हों, जब हमको कोई डिसीज़ हो, लेकिन आयुर्वेदा हम अ, स्वस्थ लोगों को, हेल्दी लोगों को हेल्दी रखने का काम करता है, और बीमारों को उनकी डिसीज़ ठीक करने का काम करता है ना। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग द डाइजेशन इज लाइक अ फायर, नीड नीड समझ रहे हो फास्टिंग का।
डाइजेशन मतलब क्या है? डाइजेशन एक फायर है, एक अग्नि जो जलती है हमारी बॉडी में, वो क्या करती है? खाने को पचाने का काम करती है। इफ यू डंप टू मच फ्यूल ऑन द फायर ऑल एट वंस, यू विल सिंपली पुट आउट द फायर। फास्टिंग की ज़रूरत क्या है? आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में एक अग्नि होती है जो खाने को पचाने का काम करती है। अगर हम उस अग्नि पे इतना सारा खाना डंप कर देंगे कि हम मॉर्निंग में क्या करते हैं, हम जैसे कहीं बाहर जाते हैं या बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमने घर में बना ली, तो हम ये भी वो भी सब खा लेते हैं। ये नहीं सोचते कि उस खाना खाने से हमको कोई इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जबकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्रैश होने वाला है उसकी वजह से। क्यों? जो फायर थी उसको पूरा डंप डंप कर दिया स्टमक को भर के, खाने की चीज़ों से भर के। जैसे कि हम अगर अपने कहीं आग जल रही हो, ठीक है, आग की चीज किन चीज़ों से जलती है? जैसे कि आप उसको आग को फ्लेम को इंक्रीज करने वाली चीज़ें आप उस पर डालोगे, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया, कागज़ डाल दिया उसके ऊपर और भी दूसरी चीज़ डाल दी, तो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए आग बुझ जाती है, हमको फिर से जलाने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। वैसा ही सेम हमारे बॉडी के साथ में है। अगर हम खाने की चीज़ों को बहुत सारा डाल देंगे अपने पेट में बिना किसी टाइम टेबल के, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके 15 मिनट बाद फिर कुछ और खा लिया, 1 घंटे बाद फिर चाय पी ली, फिर हमने लंच भी कर लिया, लंच के बाद फिर हम कुछ खा ही रहे लगातार, फिर डिनर का टाइम आ गया, डिनर भी कर लिया। ऐसे करने से भूख नहीं भी लगती, बट हमारे आदत में आ जाता है कई बार। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है लंबे टाइम के लिए, और हमको नहीं समझ आता कि हमको भूख क्यों नहीं लगती अभी। या फिर हमारी बॉडी में फैट इतना बढ़ने लगता है, मतलब कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम पे इम्पेक्ट आया ना। जो आप खा रहे थे उसको वो प्रॉपर पचा नहीं पा रहा था, इसलिए फैट जमा होने लगा बॉडी में, मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया। बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाने से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस मेटाबॉलिज्म को करेक्ट रखने का काम करता है उपवास। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? किसी को पता है? मेटाबॉलिज्म मीन्स जो खाना हम खाते हैं, जो भी इनटेक जो भी करते हो, खाना मतलब नहीं, लिक्विड भी आप जो लेते हो, उस लिक्विड या सॉलिड मटेरियल को बॉडी में अंदर लेने के बाद उससे एनर्जी को उसको किस में ट्रांसफॉर्म करना? एनर्जी के रूप में, मतलब फूड मटेरियल को से एनर्जी बनाना। एनर्जी कैसे बनती है? वो फूड जाएगा अंदर स्टमक में, देन उस पर प्रोसेस होगा, देन आपकी छोटी इंटेस्टाइन उसको पूरा अब्जॉर्ब कर लेगी। खाने में जो भी प्रोटीन, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं और कैल्शियम है, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, सब सब क्या करेगी? हमारी छोटी आंत उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। अब्जॉर्ब करके क्या करती है? हमारे जो ब्लड फ्लो होता है उसमें उसको मिक्स कर देती है। तो वो क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में वो खाने का नरिशमेंट पहुंच गया। अब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो खाना खाने के बाद जो हम जो एनर्जी फील करते हैं वो इसी का परिणाम है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने का काम करता है हमारा उपवास, फास्टिंग। क्यों? क्योंकि जब हम एक ब्रेक दे देते हैं खाने को, तो वो आग फिर से प्रॉपर वे में इग्नाइट हो जाती है। In the present worldwide situation, individuals are continuously presented to various poisonous substances through water, air and way of life issue overburden। मतलब हमारे आज की मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न टाइम में हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, हमारा जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, और उसके अलावा हमारी तो गलती है ही, साथ में पॉल्यूशन भी है। पॉल्यूशन भी कहीं न कहीं हमारी ही गलतियाँ है ना? पॉल्यूशन बढ़ रहा है, चीज़ों में प्योरिटी नहीं रही है, चीज़ों में बहुत सारी मिलावट आ रही है। उसके हम अलावा ऊपर से इतना सब होने के बाद हमारा लाइफ़स्टाइल भी अनहेल्दी है। हमारा टाइम पे ना सोना, टाइम पे बेटाइम जागते रहना, खाना गलत टाइम पे खाना, इन सब की वज़ह से क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में कहीं न कहीं टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं। इन टॉक्सिन्स को अगर जमा तो होते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर टाइम टू टाइम रिलीज कर दें, तो भी हम ठीक रह सकते हैं, तो भी हम हेल्दी रह सकते हैं। बट किसी को अगर इसका कंसेप्ट ही ना पता हो कि टॉक्सिन्स को कैसे रिलीज किया जाता है, तो वो कैसे हेल्दी रहेगा? तो फास्टिंग इन टॉक्सिन्स को रिलीज करने का काम करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फास्टिंग जब करते हैं तो उसमें साथ में बहुत सारा पानी, अ, और जो भी कुछ ऐसी चीज़ें, लाइक नींबू पानी पे फास्टिंग करिए। बिल्कुल भूखा नहीं रहना है। अरे पूरी तरह से भूखे हैं, कुछ भी पानी भी नहीं पी रहे, तो वो गलत हो जाता है।
हमको ऐसी चीज़ें लेनी है जो कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालें। जूसेस लीजिए इस तरीके से। तो फास्टिंग क्या करता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने का काम भी करता है, विच अराइजेज एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव फायर, जो कि हमारी डाइजेस्ट फायर जो डिस्टर्ब हो चुकी है उसको फिर से इग्नाइट करने का काम करता है, विच इज कंसिडर्ड एज अंडरलाइंग ड्राइवर ऑफ ऑल इलनेस। ये डाइजेस्टिव फायर का सो जाना, डाइजेस्टिव फायर का खत्म हो जाना हमारी बॉडी में डिसीज का पहला मूल कारण है। तो जब हम कारण को ही खत्म कर दें तो हमारा सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना, जितने भी सिस्टम है बॉडी में उन सबका बेस है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा है तो किसी सिस्टम की कोई गारंटी नहीं है वो अच्छा काम करेगा, है ना। हमने एक चीज़ नोटिस की होगी, हम जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं जनरली बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर पूछता है तो आयुर्वेदा डॉक्टर्स और होम्योपैथी डॉक्टर्स बहुत डिटेल में इन चीज़ों को पूछता है कि आपका पेट ठीक है क्या, आप किस तरह का मील लेते हैं, आप कितने बजे लेते हैं, क्या खाते हैं, सब बहुत डिटेल्स में वो पूछते हैं। एलोपैथी में इतना नहीं पूछा जाता, बट होम्योपैथी और आयुर्वेदा में बहुत इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है कि आपका पेट मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम करेक्ट है क्या। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम करेक्ट है तो वो उनकी दवाइयाँ जल्दी असर करती हैं, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है तो मेडिसिन लेट स्टार्ट करना शुरू करेगी। तो इसको ठीक करने के लिए उपवास, विच फर्दर लीड टू ब्लॉकेजेस ऑफ चैनल्स ऑफ द बॉडी, ब्रिंगिंग अबाउट डिफरेंट सिकनेस। जो डाइजेस्टिव फायर के बारे में बात हो रही थी वो अगर डिस्टर्ब होती है तो क्या होता है, हमारे जो एनर्जी चैनल्स हैं, जो हमारे बॉडी में जो एनर्जी के 72,000 चैनल्स हैं उन सब में ब्लॉकेजेस आना स्टार्ट होते हैं। मतलब ब्लॉकेजेस आना मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो ब्लॉक होता है। एनर्जी का फ्लो जहाँ ब्लॉक होगा उस पोर्शन में, उस आपको एरिया में पेन समथिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी अगर ब्लॉकेजेस होंगे। और उससे उस पार्ट से रिलेटेड जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस हुआ है उस पार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई सिकनेस, कोई ना कोई बीमारी होगी। तो डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, बॉडी टाइप एंड विटिएटेड दोषास आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सिलेक्टिंग ऑफ फास्टिंग मेथड। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कितना डिस्टर्ब हुआ है और दोषास कितने इम्बैलेंस हुए हैं इस पर डिपेंड करेगा कि हमको फास्टिंग का कौन सा मेथड अपनाना चाहिए। हमको कौन सा मेथड अपनाना है ये हमारे डिपेंड करेगा कि हमारे बॉडी की हालत क्या है, हमने अपने आप को कितना ज़्यादा खराब कर रखा है, अपने बॉडी को कितने हमारे सिस्टम सारे गड़बड़ कर रखे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कौन सा मेथड अपनाना है। मेथड ऑफ फास्टिंग इतना और कर लेते हैं आज की क्लास में, बाकी का हम कल कर पाएंगे। मेथड ऑफ फास्टिंग, मेथड क्या रहता है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। आयुर्वेदा स्टेट्स स्प्रिंग मतलब शिशिर is the best time for fasting. In Ayurveda, time and type of fasting are detoxification is distinctive for various people according to body category. हर किसी का जो देखिए मेथड बहुत सारे होते हैं फास्टिंग के, अलग अलग टाइप की फास्टिंग होती है। कोई जूस पे फास्टिंग करता है, कोई दिन में एक बार खाना नहीं छोड़ के फास्टिंग करते हैं, कोई मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम नहीं खा के फास्ट करते हैं, कुछ पूरा 1 वीक फास्ट करते हैं जैसे कि हम करते हैं ना स्पिरिचुअली नवरात्रियों में करते हैं, है ना। रमादान होता है, हिना जी को पता होगा। तो टाइप अलग अलग है, हमको किस तरीके का करना है वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कि हमारे बॉडी का कैटेगरी क्या है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमको कौन सी वाली फास्टिंग करनी है। इन फैक्ट दैट जीरो फास्टिंग इन फैक्ट दैट जीरो फास्टिंग का मतलब होता है टेकिंग नो फूड बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से कोई भी फूड नहीं लेना इज जीरो फास्टिंग। कोई मील नहीं, कुछ नहीं, उसको बोलते हैं जीरो फास्टिंग। इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में भी ऐसी किसी फास्टिंग को प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है जो कि जिसमें कि किसी तरह का कोई फूड नहीं लिया जाता है, ऐसी फास्टिंग को प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है।
since it would overstrain द फोर्स ऑफ अग्नि। मतलब ये क्या कर देता है, ओवर स्ट्रेन कर देता है। हमको क्या करना है, थोड़ा बढ़ाना है अग्नि को, एनहेंस करना है अपनी अग्नि को। जो हमको एक खाना खाने के पहले आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर आपका लंच टाइम 2 बजे का है, समझो एक एग्जाम्पल, अगर आप दोपहर में 1:30 बजे लंच करते हो डेली, आप बहुत सालों से प्रैक्टिस है कि 1:30 बजे आप लंच करते हो, 1:30 का 5-7 मिनट इधर उधर होता होगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं करते आप, बिल्कुल पंक्चुअली रेगुलरली उसी टाइम पे खाते हो। तो आप देखना 1:15 अगर खाते हो तो 1 बजे के बाद या पौने 1 बजे से आपको ना एक अजीब सी पेट में बहुत तेज भूख जैसे फील होने लगती है कि बहुत तेज भूख लग रही है। अगर आपका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जिनका टाइम फिक्स है उनको ऐसे फील होता है बहुत तेज भूख लगती है। ठीक है, लेकिन अगर हम वो खाना स्किप कर दें किसी भी कारण से, अगर आप बाहर हो, आप खाना नहीं खा पा रहे हो, या आपका मन नहीं है, आप गुस्से में हो, स्ट्रेस में हो, या आपको नहीं खाना है, अगर आपने वो टाइम भी छोड़ दिया और फिर रात को डिनर भी नहीं किया, आप सोचो चलो आज तो फास्ट ही हो गया, खुश हो गए, आज तो हमने फास्टिंग ही कर ली, ऐसा फास्टिंग किसी काम का नहीं है। बिकॉज वो जो डाइजेस्टिव फायर थी उसको हमको इन्हेंस करना था, एक्टिवेट करना था, उसको हमने इतना लंबा, इतना प्रोलॉन्ग कर दिया कि वो फायर ही खत्म हो गई। तो जीरो फास्टिंग प्रिस्क्राइब नहीं है, हमको कुछ ना कुछ लेना होता है, फ्रूट्स, जूसेस, पानी, नींबू पानी, कुछ भी चीज़ जिससे कि वो डाइजेस्टिफायर और एक्टिवेट हो सके। कम से कम हमको प्यास लगने पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। फॉर सनराइज द फास्टर शुड बी विदाउट फूड फॉर 6 hours और मोर until natural hunger is experienced, then take light meal with positive state of mind। सुबह सनराइज के बाद बिना खाने के एटलीस्ट 6 घंटे रहना चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम जो टाइम पीरियड होता है फास्टिंग का, वो बताया जा रहा है कि सूर्य उदय होने के बाद अगर 6 घंटे कोई मील ना लिया जाए, और जब भूख लगे शाम को, मतलब 6 घंटे आपने निकाल लिए, फिर इवनिंग में जल्दी 6 घंटे के बाद अगर आप एक लाइट मील, हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारा फास्ट होता है तो हम थोड़ी हेवी चीज़ें खाते हैं, पूरियाँ, पराठा, हेवी सब्जियाँ, क्योंकि हमारा तो फास्ट था तो अलग ही प्रिपरेशन चल रही होती है उपास के दिन, तो और ज़्यादा अलग ही मूड में रहते हैं कि आज तो फास्ट था तो आज ये भी खाना है, वो भी खाना है, सब खा लेना है। जबकि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग फास्ट करने के बाद में, फास्टिंग के बाद में लाइट मील लेना चाहिए, तभी वो आपने जो फास्टिंग था आपका, उसका टोटल बेनिफिट तभी मिलेगा जब उस फास्टिंग को ब्रेक कैसे करेंगे, लाइट मील के साथ, लाइक दलिया खिचड़ी टाइप की चीज़ें, एकदम लाइट मील। ठीक है, तो इस तरीके का प्रिस्क्राइब किया गया, बट हम ऐसे करते नहीं है, बहुत कुछ अपोजिट चले जाते हैं अपने, किस लिए चले जाते हैं, कुछ ना कुछ बहाना हमारे पास होता है कि हमने सुबह से नहीं खाया है, या मेरा ये मन है, या फिर हमारे सेंस ऑर्गन्स कि हमको दिन भर इतनी तेज भूख लग जाती है तो हम अपनी फेवरेट चीज़ें खाना पसंद करते हैं, वो खाना पसंद नहीं करते जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो और एक और चीज़ मेथड में लिखी हुई है जो बहुत अंडरलाइन किया गया है, कि जब उपवास को ब्रेक करते हैं तो जो मील हम लेते हैं उसको बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में लेना है। मतलब अ, एक प्रसाद की तरह ग्रहण करना है उसको, कि हमने दिन भर फास्टिंग किया, अब जो खाना हम खाएंगे उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में प्रसाद की तरह, एक कम क्वांटिटी में, ऐसा नहीं था कि जो 2 टाइम नहीं खाया उसका एक ही बार में खा लिया, ऐसा इस तरीके से प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है हमारे आयुर्वेदा में। ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द दोषास इन्वॉल्व। अब अगर हम किसी डिसीज के लिए कर रहे हैं या इन जनरल फास्टिंग कर रहे हैं, ड्यूरेशन डिपेंड करेगा हमारे बॉडी टाइप पे, हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे बॉडी में दोषास कौन सा ज़्यादा कम है, उसके लिए क्या करने का, अपने अपनी बॉडी को हमको समझना पड़ेगा कि मेरी बॉडी पित्त प्रकृति है, मेरी बॉडी कौन सी प्रकृति है, वात प्रकृति है, पित्त है या कफ है। जिस तरह का हमारी बॉडी में दोष इंक्रीज हुआ है या हमेशा रहता है, हमको उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है और उसी फास्टिंग को कंटिन्यू करना है आगे तक। लॉन्गर इन कफ दोषा, जिनको कफ दोषास बहुत होते हैं उनका टाइम लंबा रख सकते हैं, और शॉर्टर इन वात दोषा,
वात जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उनको टाइम कम से कम रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा देर भूख नहीं रहना है, वात बढ़ेगा अदरवाइज़। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन-सा दोष इंक्रीज़ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ड्यूरेशन रहेगा। तो ये मेथड होता है कि सीज़न ध्यान में रखना है, बॉडी का टाइप ध्यान में रखना है, ज़ीरो फास्टिंग नहीं करनी है, पानी एटलीस्ट लेते रहना है, कितने घंटे कम से कम हमको फास्टिंग करना है। ज़बरदस्ती आज भी फास्ट है, कल तक कर रहे हैं बिन कुछ खाए पिए, ऐसे फास्ट से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा हमको नुकसान हो सकते हैं। तो ये जो मेथड है उनको ध्यान में रखना है। कल हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फास्टिंग, कुछ पॉइंट्स इसके बचे हुए हैं, एक क्लास में कवर नहीं होंगे, ठीक है। टाइप ऑफ फास्टिंग मतलब फास्ट कितने टाइप का होता है, मॉर्निंग फास्ट, इवनिंग फास्ट, डे फास्ट, उसके अलावा क्या क्या लिया जाता है, उसके उसके हिसाब से टाइप होता है। जैसे कि रसाहारोपवास मतलब जिसमें ओनली जूस लिया जाता है, एक में ओनली फ्रूट्स लिए जाते हैं, एक में ओनली रॉ फूड लिया जाता है, एक में ओनली बटर मिल्क, वाटर फास्ट, वन टाइम फास्ट, वन आइटम फास्ट, शॉर्ट फास्ट, प्रोलॉन्ग फास्ट, इतने टाइप होते हैं, ये पढ़ेंगे कल। उसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रॉपर एंड एडिक्वेट फास्टिंग, क्या साइन होते हैं जब हम अच्छे से उपवास करते हैं लंबे टाइम तक, तो हम किन किन डिसीजेस को ठीक कर सकते हैं प्रॉपर फास्टिंग से, एडिक्वेट फास्टिंग से, उसके साइन है ना। मतलब उपवास से हम बहुत सारी चीज़ों की चिकित्सा कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इनएडिक्वेट फास्टिंग, साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्सेसिव फास्टिंग, जैसे कोई गलत तरीके से बहुत सालों से फास्ट करते आ रहा है ना, उससे बहुत सी बीमारियां होती हैं और बहुत से उसके नुकसान होते हैं, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा एलिजिबल पर्सन फॉर फास्टिंग, कौन ऐसा पर्सन है जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, जिनको फास्टिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी पढ़ेंगे। पर्सन अनफिट फॉर फास्टिंग, कौन अनफिट है फास्टिंग के लिए, जिनको जैसे हमने बहुत सारे फायदे पढ़ लिए तो हमने सबको बता दिया फास्टिंग करो ये ठीक हो जाएगा, कोई कोई अनफिट भी होता है तो उनको नहीं करना है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ड्यूरिंग फास्टिंग, क्या चीज़ें फास्टिंग के दौरान नहीं करनी चाहिए। फूड इंडिकेटेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर फास्टिंग, कौन सा फूड फास्टिंग में लेना चाहिए और कौन सा नहीं। उसके अलावा रिसर्चेस शोइंग द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ फास्टिंग, जो फास्टिंग होती है उस पे काफ़ी सारे रिसर्चेस हुए हैं, तो उनसे पता चला है कि फास्टिंग हमारे ब्रेन को, हमारे एजिंग प्रोसेस को, कैंसर को, हाइपरटेंशन को किस तरीके से ट्रीट करने का काम करती है, ये भी हम कल पढ़ेंगे। इसके अलावा स्पिरिचुअल फैक्ट्स अबाउट फास्टिंग, अब ये सब साइंटिफिक वे हम सारा पढ़ जाएंगे, तो लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्पिरिचुअल वे में क्यों हम फास्ट करते हैं, जो जनरली फास्टिंग करते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल पर्पस होता है, और कई बार हमारा ये भी होता है कि हमको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रेस्ट देना है, दोनों ही होते हैं। बट मेनली जो हमारे संस्कार हैं बचपन से, उसमें हम स्पिरिचुअली हम फास्ट स्टार्ट कर देते हैं एक एज में, जब हमको नॉलेज भी नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं, कर देते हैं। अब हम समझने लग गए हैं कि उस फास्टिंग के क्या क्या साइंटिफिकली वो कैसे हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है उसका, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, जो बचे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए वो हम कल करेंगे। जस्ट